सभी को ये राम लक्ष्मण नौलखा की ओर से प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आज दिनांक है 24 फरवरी 2024, 24 फरवरी 2024 और सवेरे के 5 बजे हैं। मैं हूं मुंबई मीरा रोड से। आज आपके सामने एक और अच्छी अवेकनिंग नॉलेज सेशन लेकर आया हूं और पीछे भी 3 या 4 एपिसोड में मैंने अपने व्यूज अवेकनिंग फैक्ट्स एंड लर्निंग फ्रॉम द NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम प्रैक्टिसिंग सीएच जो एश्योरेंस का काम कर रहे हैं या कोड ऑफ एथिक्स या स्टैंडर्ड को अपने एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल करके फॉलो करते हैं, उसके बारे में कुछ आपको अवेकनिंग जानकारी। एक रिसेंट ऑर्डर 22 फरवरी 2024, जस्ट डे बिफोर टुडे 22 फरवरी 2024 को जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कस्तूरबा गांधी मार्ग न्यू दिल्ली ऑर्डर नंबर 005/2024 dated 22.02.2024 in the matter of RLR, CARLR। नाम सिर्फ मैंने एब्रीवेशन चेंज कर दिया है, being my friend I don't want to make him otherwise। in the matter of CA, practicing CA, जिनको शॉर्टन मैंने नाम किया है RLR, under section 132(4) of the Companies Act 2013, read with rule 11(6) of National Financial Reporting Authority 2018. National Financial Reporting was established in the year 2018 and it is the financial regulator even above the ICAI। Friends, आइए चलते हैं, अपन एनालिसिस करते हैं इस ऑर्डर को और देखते हैं कि क्या हम इनसे सीख सकते हैं, क्या हम लर्न कर सकते हैं, ताकि जो गलतियां, जो मिस्टेक्स पहले हुई या जो कमियां रही, गलतियां नहीं कहूंगा, कमियां रही, डेफिशिएंसी जो रही, वो हम वापस से रिपीट नहीं करें और जो एक्सपीरियंस से सीख ले वो तो सबसे बड़ा महान है। और जो गलती पे गलती करते जाए, माय गॉड, वो तो फिर फ्रेंड्स, ये ऑर्डर पास हुआ है 22 फरवरी 2024। ये पुणे की सीए फर्म है और बहुत ही पुरानी सीए फर्म है। लिस्टेड कंपनी का ऑडिट इन्होंने किया था फाइनेंशियल ईयर 2014-15, 15-16 एंड 16-17। मेरे पास ये पूरे ऑर्डर की कॉपी है। इस पूरे ऑर्डर को मैंने प्रिंट आउट लेके हाइलाइटर कलर से करके आपके सामने उसके कुछ फैक्ट्स दे रहा हूँ। लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट इस प्रोप्राइटरशिप फर्म ने उस पर्टिकुलर पीरियड में किए थे और उसका नोटिस इश्यू हुआ 2023 जुलाई को। और नोटिस इश्यू होने के बाद रिप्लाई भी किया फर्म ने। क्या बैकग्राउंड से क्या बातें थी जिसके लिए ये नोटिस दिया गया, थोड़ा सा उसकी जानकारी दे दूं। पैराग्राफ 4 में बताया है, इफ यू फेल टू मीट रिलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन सेवरल सिग्निफिकेंट रेस्पेक्ट, was grossly negligent and failed to apply professional skepticism and due diligence in the audit। 5वें पैराग्राफ में नंबर 2 बताया है, लिस्टेड कंपनी के statements were materially misstated due to partial recognition of interest cost on borrowings। लिस्टेड कंपनी को हम यहाँ पे इन शॉर्ट कह सकते हैं बी, एंड एंगेजमेंट पार्टनर हम वी कैन से RLR। फिर आया है, इंस्टेड ऑफ इश्यूइंग मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यूड अनमॉडिफाइड ओपिनियन। Again, EP also failed to obtain sufficient audit evidence to verify the revenue
which is an item fraught with risk of fraud. EP did not carry out proper audit of related party transactions. ओहो, बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी नफरा ने, एनएफआरए ने अपने अलग अलग ऑर्डर्स में इसके बारे में अश्योरेंस की फर्म्स को रेस्पॉन्सिबल और पनिशमेंट भी दिया है। आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर। देन अगेन आता है ईपी to determine appointment of engagement quality reviewer EQCR, but the EP failed to do the same. यहाँ पे EP यानी engagement partner की firm RLR was the proprietorship firm। अब कुछ देर बाद देखेंगे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म जब अकेला सीए होता है, खुद ही ऑडिट करता है, कि क्या खुद ही वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बन सकता है। तो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टैंडर्ड में इसके लिए कुछ ऑप्शन दिए हैं जिनको हम बताएंगे। उन ऑप्शंस को यहाँ बताया गया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने कि वो प्रोप्राइटरी फर्म अपनी प्रॉपर इस मामले में अपॉइंटमेंट में और कैरी ऑन करने में फेल हो गई। तो ऑन दीज टू एलिगेशन ऑर्डर पास किया गया और मॉनेटरी पेनाल्टी 3 लाख रुपीज और एंगेजमेंट पार्टनर यानी कि RLR is debarred for 2 years from being appointed as an auditor or internal auditor from undertaking any audit in respect of financial statements or internal audit of the functions, activities of the company or body corporate। 30 साल की प्रैक्टिस के बाद अगर कोई आपको 15 दिन के लिए भी डिबार कर देता है, वो पब्लिकली पब्लिश होता है कि ये वो फर्म के नाम के साथ, मैं आपको वो नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ माय प्रोफेशनल सर्विस। ही मे बी राइट इन हिज पॉइंट और NFRA इज आल्सो बीइंग ए लीगल अथॉरिटी। तो इस साल की सीनियर प्रैक्टिस जब रिटायरमेंट होने लगता है आदमी, और तब उसको ये ऑर्डर 2014, 15, 15, 16, 16, 17 का 2023 ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद उसको ये पनिशमेंट दिया जाता है और डिबार किया जाता है, तो सोचो उनका मेंटल स्टेट कैसा खराब होगा और कितना डिस्टर्बिंग होगा। एक जगह एंगेजमेंट पार्टनर के लिए नफरा ने कुछ ऐसे कमेंट भी किए हैं जो अवेकनिंग है। क्वेश्चन क्या है कि क्या 29 साल की प्रैक्टिस के बाद भी क्या ऐसी गलतियां एक फर्म करेगी? इट इज अनबिलीवेबल। फ्रेंड्स, आते हैं देखते हैं ये सब चार्जेस के ऊपर वेरियस कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, वेरियस डिटेल्स आई, और बड़ी अच्छी बात यह है कि जुलाई 2023 में देखा गया कि ये इनिशिएट प्रोसीडिंग हुई और बहुत ही जल्दी एंगेजमेंट पार्टनर प्रोड्यूस भी हुए, अपनी रिप्लाईज भी दी। मैंने इस पूरे ऑर्डर में देखा है कि एंगेजमेंट पार्टनर हैज नॉट बहानेबाजी नहीं की कि मैं नहीं आऊंगा या एडजमेंट दीजिए या वो दीजिए, जैसे जनरली दूसरे ऑर्डर्स में मैंने देखा है। तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर ने प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया, प्रॉपरली एडमिट किया कि भाई अगर मैंने मेरे हिसाब से अच्छा काम किया है, डिस्चार्ज की है ड्यूटी, फिर भी अगर किसी वजह से कोई गलती अगर फाइंड आउट होती है नेफ्रा को, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को, मेरे अगेंस्ट में, then he requested to take a lenient view considering his age, illness, retirement from the profession. He further requested to compound the offense if proven। मैं इस बात को बहुत अच्छे ढंग से एडमायर भी करूंगा, एप्रिशिएट भी करूंगा कि ये फर्म यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर की बिहाफ पे कि कभी कभी गुड फेथ में हमने हमारे हिसाब से सब कुछ अच्छा काम किया, हमारे जजमेंट में कहीं कमी हो सकती है या डॉक्यूमेंटेशन में कमी हो सकती है, तो बेटर टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स इन एडवांस इवन ऑफ इट इज नॉट प्रूव्ड और इट प्रूव्ड। So this is the good
but as a legal you cannot escape. So friends, क्या थी lapses इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट? जैसा कि मैंने लिस्टेड किया, जिन चार्जेस के ऊपर नेफ्रा ने ये सब चार्जेस लगाए, बहुत अच्छे ढंग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एक्सट्रैक्ट इन्होंने अपने ऑर्डर में भी दिए हैं नेफ्रा ने, और एक एक चार्ज को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। मैं बार बार इसके ऊपर इसलिए आया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन ऑर्डर्स को जरूर पढ़े, वन टू वन, लाइन टू लाइन, और आप खुद कंक्लूड करेंगे कि यस, वी मेक द सिली मिस्टेक, we make the intentional lapses in our planning of the audit, execution of the assurances, and maintaining of the documents. अभी कंटेंशन भी दिया है, और नफरा ने अपने रूलिंग्स में आर्गुमेंट यानी कि सब्सटेंस भी किया है कि क्या गलती किया था, और ये चीजें भी दी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है परफंक्शनरी ऑडिट ऑफ रेवेन्यू। परफंक्शनरी, इसमें चार्ज किया फेलियर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू and non-compliance with the provisions of standard on auditing 200, 240 and 315. ऐसे 200 require engagement partner to plan and perform audit with professional skepticism, यानी कि क्वेश्चनिंग माइंड। हर चीज पे आप भरोसा करके चलेंगे तो गलतियां या लेफ्ट या मिस्टेक्स या मिसस्टेटमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई नहीं होंगे। और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आउट ऑफ द वे जाके तो आपको नहीं करना है, बट एज ए ड्यूटी आपको वन टू वन कोरिलेटेड, आगे से आगे उससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे रेवेन्यू का आप अगर ऑडिट कर रहे हैं या एश्योरेंस या वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरियस क्वेश्चन शुड कम अप फ्रॉम योर साइड, और वो क्वेश्चन कहलाते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, जस्ट एक्सेप्टिंग और टैली कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट से इज नॉट इनफ। तो स्टैंडर्ड 200, 240 and 315, fraud risk and revenue recognition and perform necessary audit procedure to mitigate such risk। तो ये ऐसे 240। तो जब भी आप एश्योरेंस का वेरिफिकेशन करें, स्पेशली रेवेन्यू, तो बहुत ही जरूरी है। और जब मेटेरियल फिगर्स होते हैं रेवेन्यू में, तो पॉसिबल है कि अंडर स्टेट, ओवर स्टेट, एनीथिंग कैन हैपन। यहाँ पे एक एंगेजमेंट पार्टनर जो आर्गुमेंट लिया वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ओके ओके, stated that the auditor cannot be expected to disregard past experience of honesty and integrity of the management, and considering the small loss of the entity and being the auditor for the past 29 years, he argued that para so and so of standard 240 and 315 were not applicable, or as a 315 also he referred। नेफ्रा ने बहुत अच्छे ढंग से उन स्टैंडर्ड्स को वापस एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे बताया, और बताया है कि कैसे हम लोग भूल जाते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को पढ़ने में, इंटरप्रिटेट करने में, और टेक इट वेरी लाइटली। रेवेन्यू ऑडिटर को क्या क्या परफॉर्म करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऐसे 200, 240 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड 315, वो लिस्ट भी NFRA ने यहाँ पे अपने ऑर्डर के 25वें पैराग्राफ में दी है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ जो आज का जो मेरा सेशन है सिर्फ यूजफुल नहीं है केवल एश्योरेंस फर्म्स के लिए या एंगेजमेंट पार्टनर्स के लिए, बल्कि
कुछ क्लियर रिव्यूअर्स भी हैं, या हों, या लिस्टेड है, या रजिस्टर्ड है, या पैनल पर है, या परफॉर्म करते हैं, या पीयर रिव्यू फर्म होने जा रही है, उनको भी ये चीज समझनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएंगे अपने रिव्यू प्रोसेस में। एंगेजमेंट फर्म, एश्योरेंस फर्म का जब आप रिव्यू करने जाते हैं तो दे एक्सपेक्ट समथिंग वैल्यू एडिशन फ्रॉम यू, जस्ट सॉरी। तो 25th नंबर के पैराग्राफ में एनएफआरए ने बताया है रेवेन्यू के परफॉर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर करनी चाहिए जो स्टैंडर्ड में प्रेस्क्राइब है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड रिलेवेंट इंडस्ट्री, understanding of the business environment, understanding of internal control governing the generation of revenue. Notice कितना स्पेसिफिक लिखा है। Evaluation of accounting policies. Yes, understatement with policy can always be there. In line with applicable accounting framework, verification of sales through customer contracts, credit terms, reconciliation of same through cash flow to the bank and to the treasury returns. Verification of periodical revenue, daily, monthly, quarterly, half yearly, periodical cash flow statement, assessment, identification of debtors and assessment of time period for realization, analytic and cut-off procedures. And last but not least, assessment of management's performance versus company's expectation as could be available in the budget. ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई थिंक ये 10 पॉइंट। इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा क्यू, आप अपने जजमेंट से और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन क्या हम करते हैं? वेरी, आई डोंट नो हाउ द प्रोफेशनल फर्म गोज। अब एक और 26 नंबर पैराग्राफ पे जो लेफ्ट बताई है, या हम नॉर्मली ज्यादातर ऑडिट फर्म्स को जो मैंने देखा है अपने वेरियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस में, इवन बिग फर्म, फ्रेंड्स, मेरा सब्जेक्ट ही है अवेकनिंग फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर के ऊपर किसी तरह का मेरा कोई कमेंट या वो नहीं है, और डिस्क्लेमर है भाई और बहनों, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट एन ओपिनियन ऑफ आईसीएआई और अदर वे, इट्स नॉट इवन ओपिनियन ऑफ एनी स्टैंडर्ड और एनीथिंग। जो कुछ इन्होंने लिखा है मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, आप वो ध्यान से सुने और पढ़े। मैं पढ़ता हूँ और जैसे ऑर्डर आता है ऐसा एक्साइटमेंट रहता है कि जैसे कोई नया उपन्यास आया है। अभी देखिए 26 पैरा में नेफ्रा ने लिखा है, we note that despite the above mentioned mandatory requirement of assets, there was no audit documentation of working of engagement partner on revenue verification, except some documentation on the planning of audit procedure and a checklist in yes/no format, which does not establish obtaining of sufficient, appropriate audit evidence by the engagement partner. एक एक शब्द जो लिखा है सुनने, समझने, फॉलो अवेकनिंग है। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आप देख सकते हैं कि राम लक्ष्मण नोलखा के प्रोफेशनल चैनल पर, एंड ऑफ कोर्स नॉन प्रोफेशनल बट जनरली ये राम लक्ष्मण नोलखा गुड लाइफ। यस नो फॉर्मेट जनरली कंप्यूटराइज में डाटा फीड करने के लिए बहुत अच्छा है। यस नो, यस नो, यस नो, पर यस नो के आगे क्या हम कमेंट, रेफरेंस ऑफ द डिटेल प्रोसीजर कैरीड आउट
किसने कैरी आउट किया, कब कैरी आउट किया, क्या कैरी आउट किया, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, समराइज करते हैं. I know that in the routine vouching, we see many of the things like this as stated and required during the course of vouching also sales revenue. But in the summarized section, yes, no, just don't put yes, no format checklist. It is good, but put something more than that or refer something more than that, that you have carried out the procedure as prescribed under the standard. पोस्ट अवेकनिंग इसलिए है कि यस नो फॉर्मेट पर सिर्फ बिलीव नहीं करें. एक और इम्पोर्टेंट जो नफरा का ऑब्जर्वेशन है, एंगेजमेंट पार्टनर ने बोला कि भाई listed company is also a small entity and he was the statutory auditor for the 29 years, past 29, and the argument for the need to document the understanding of the entity in relatively brief and simple form in case of listed company not accepted. लिखा है ऐसे 200 state that प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तो चाहिए ही, लेकिन ईसी ने यहाँ पे ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी का एक क्लेम किया है, आर्ग्यूमेंट. उस पर लिखा है a belief that management and those charged with governance are honest and have integrity does not relieve the auditor of the need to maintain professional skepticism or allow the auditor to be satisfied with less than pervasive audit evidence when obtaining reasonable assurance. सॉरी, सुबह का समय है और उससे पहले आज मन में नहीं रहा गया, कल ही ऑर्डर देखा, परसों ऑर्डर आया और आज आपके सामने लेकर आया. फ्रेंड्स, मुझे भी कहना नहीं चाहिए, बट मोर देन 3 डिकेड्स प्रोफेसर में हो गया है, इसलिए इच्छा होती है कि मैं अपने अनुज और अपने जूनियर, अपने पैरेलल पीएच को कुछ मैसेज दूं अपने प्रोफेशनल कैरियर के माध्यम से. नेफ्रा ने अपने ऑर्डर में जहां जहां एलिगेशन एस्टेब्लिश किए हैं वहां वहां इंटरनेशनल रेगुलेटर्स के भी कोटेशन, उनके भी ऑर्डर, उनके भी पनिशमेंट को कोट किए हैं. ये और जस्टिफाई करता है कि ये सिर्फ नेफ्रा के ऑर्डर या नेफ्रा का असेसमेंट नहीं है. इन सिमिलर केसेस इंटरनेशनल रेगुलेटर्स आर आल्सो टेकिंग सच डिसीजन. और इंडिया वैसे भी जाना जाता है सेकंड लार्जेस्ट रेगुलेट बॉडी ऑफ आईसीए. आईसीए इज द सेकंड लार्जेस्ट regulated body in profession of accountancy in the world. तो हमारी रेस्पेक्ट होना, हमारी रिगार्ड हो, हमारी परफॉर्मेंस शुड मैच अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट है 28, पैराग्राफ 28, हेडिंग है ए फाल्स रिपोर्टिंग अंडर कारो. कारो में कुछ सवालों का जवाब आप लोग, सब लोग, हम लोग देते हैं वेरिफिकेशन के बाद. यहाँ पे हुआ यह है कि ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड पार्टीज को जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए थे वो कंपनी ने फॉलो किया नहीं की और उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया, इस पर क्वेश्चनिंग है. एंगेजमेंट पार्टनर से रिप्लाई मांगा गया और पैराग्राफ 30 में 31 में एक खास बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ. पैराग्राफ 29 में नेफ्रा ने स्टेट किया है EP was charged for its failure to perform necessary audit procedure to verify the related party transaction. EP was required to confirm whether the approval for related party transaction has been accorded by the audit committee, board of directors, shareholder,
as per section 177, 185, 186, 188 of the Act, whether these transactions were in the ordinary course of business and on arm's length which the EP failed to do. ज्यादातर केसेज जो अभी तक मैंने पढ़े हैं एफरा के द्वारा, उनमें एश्योरेंस फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर are held liable for this clause, failure to report this clause, verify this related party transaction. FA 550 deals with auditors' responsibilities in respect of related parties. इसमें काफी अच्छे ढंग से नफरा ने लिखा है हर एक चीज को, क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फ्रेंड्स 32 पैराग्राफ में नफरा ने लिखा है कि सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर ने only checklist in yes no format for RPT was enclosed in audit file, which cannot be said to be sufficient of appropriate audit evidence. बिल्कुल सही बात है। एक बार फिर से आप सबको याद दिला रहा हूं कि केवल यस नो फॉर्मेट में नॉर्मली एंगेजमेंट पार्टनर ही सब चीजें नहीं कैरी ऑन करता है। एंगेजमेंट पार्टनर के आर्टिकल स्टाफ, ऑडिट असिस्टेंट, सीनियर पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स आर इन्वॉल्व इन द होल ऑडिट प्रोसेस। लेकिन लिस्टेड एंटिटीज में स्पेशली एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कंपल्सरी ये ड्यूटी दी गई है कि वो इन डिटेल एंगेजमेंट पार्टनर की परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करे, ऑब्जर्व करे और रिपोर्ट देने के पहले सारा डिस्कशन करे और उनकी नोटिंग करे कि क्या उसने देखा, क्या उसने ऑब्जर्व किया, क्या देखा। स्पेशली एंगेजमेंट कंट्रोल क्वालिटी रिव्यूअर की कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट की स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल एचक्यूसी 1 में बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है। इतना ही बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है एचक्यूसी 1 का। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर प्रॉपर्ली अपनी ड्यूटी अगर डिस्चार्ज करता है तो आई थिंक ये सारी की सारी बातें जो लेफ्ट साइड हुई ना वो नहीं हाईलाइट होती, या होती तो उस टाइम रेक्टिफाई होके ठीक हो जाती। तो एंगेजमेंट EQCR बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। तो आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बड़े लेकिन रहा। इसी तरह से इंटरनेशनल एजेंसी का भी, रेगुलेटर्स का भी एग्जांपल दिया है पैरा 33 में कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है आरपीटी। उसके बाद पैराग्राफ 36 में 700 ऐसे 700 के बारे में भी दिया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं एक इंप्लीमेंट जो करना चाह रहा हूँ वही एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में एक अच्छी बात जो ऑर्डर में पैराग्राफ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 नहीं 40 से 44। फ्रेंड्स मैं ये इसलिए लाया हूं कि आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब मैं ये ऑर्डर आपके सामने पढ़ता हूँ, इंटरप्रिटेट करता हूँ तो मेरे खुद के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। आपको ये लग सकता है मेरा बहुत बड़ा, आप छोटे से 5 मिनट भी सुन लें इसको, आपको ये सेंस आ जाएगा कि ये हाउ दिस ये नौलखा राम लक्ष्मण नौलखा सुबह 5 बजे उठकर आपके सामने लेकर आया। एलिगेशन है नॉन implementation of quality control measures at the engagement level. EQCR appointment of engagement quality control viewer was not made by the engagement partner. Engagement partner was a proprietary firm led by one of the CA and 5, 6, 7 staff. So the argument by the engagement partner was that we are a small proprietary firm, 4 to 6 employees, listed entities का कर रहे थे हम काम।
EP referred to the relaxation to small firms in HQC1 and asserted that provisions of EQC are discretionary, diluted for small firms due to use of the word may in HQC1. 42 नंबर में नेफ्रा ने कंक्लूड किया EP show lack of its understanding about the provisions of asset and HQC1 as appointment of EQC are mandatory requirements for audit of all listed entities. Every audit firm is required to ensure the compliance of the same. Friends, लास्ट में 42 पैराग्राफ में बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है बताना, बट so bold and blunt observation by the NFRA. Such replies of the engagement partner shows his complete misunderstanding and are not be expected from a person who claims to be in practice for over 29 years. Oh my God! जब मैं पढ़ रहा था पहली बार ही तो बड़ा थंडरिंग फीलिंग हुआ कि 30 साल की प्रैक्टिस के बाद अगर कोई रेगुलेटर हमारे लिए ऐसा बोल दे, we may not accept, he may say, regulator may say, because regulator thinks from its perspective. इंटरनेशनल एजेंसीज का भी EQCR फेलियर को बहुत सीरियसली बोला है और उसका रेफरेंस दिया है 44 में। और एक और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो लास्ट पैराग्राफ 45, 46, 47 में दिया है। हम सब लोग जानते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट ऐसे 230 के अनुसार है। असेंबल करना पड़ता है ऑडिट फाइल को फॉर एवरी स्पेसिफिक असाइनमेंट within the prescribed time limit and keep it safeguarded. यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर ने बताया कि भाई he had practice of scraping the document after statutory retention period of 7 years in view of lack of office and storage space. हाँ, yes. पहले मेरे ख्याल से जो मुझे याद है पहले 10 साल की लिमिट हुआ करती थी डॉक्यूमेंटेशन को स्टोर सेफ रखने की, केवल ICA द्वारा। इनकम टैक्स तो 8 ही साल था इनकम टैक्स प्रोविजन में, बट ICA के द्वारा 10 साल था, ऐसा मुझे याद है। बाद में कुछ 7 साल का इन्होंने रिड्यूस किया ICAI ने डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जो नेफ्रा ने यहाँ पे लिखी है वो नोट करने लायक है। क्या है वो बात? We note that para 823 of Asset 230 said that the retention period of audit engagement ordinarily is no shorter than 7 years. सुना ध्यान से, 7 साल क्या मैक्सिमम लिमिट है या लिबर्टी दी गई है कि कम से कम उतना तो होना चाहिए? कम से कम फर्क है, मैक्सिमम लिमिट और कम से कम उतना साल तो रखना चाहिए कम से कम। अब आपके ऊपर है कि आप 7 को 8 साल रखते हो, 9 साल रखते हो या 10 साल रखते हो। आजकल फिजिकल फाइलिंग और स्टोरेज की कैपेसिटी का तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्लाउड स्टोरेज है, डिजिटल स्टोरेज है। इसलिए अगर यह आर्ग्यूमेंट कोई करता है आज के जमाने में तो गलत हो जाएगा। हाँ, उस जमाने में जरूर उनका आर्ग्यूमेंट सही हो सकता है, लेकिन नेफ्रा ने लिखा है कि भाई it should not be construed as the maximum period of retention. Not because standard में लिखा है 230 में no shorter than 7 years. As per reply of engagement partner, mandatory period of 7 years for retention of the audit file has been lapsed on 28 May 2022. यानी कि 7 साल साइनिंग डेट से। इसलिए ऑडिट फाइल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2014
2014-15 is not pursued by the NFRA also, एंड एंगेजमेंट पार्टनर ने भी नहीं दी। पर सीखने वाली बात, साथ का मतलब साथ ही मत करिए, क्योंकि यहाँ तो आपके ऊपर चार्ज है, कहीं आपको और डिफेंस करने के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स और पेपर अगर आपके पास होंगे तो आप अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक और प्रीवियस एक ऑर्डर जो मैंने पढ़ा था नेफ्रा के में, उसमें थी फर्म, नॉन फर्म फ्रॉम मुंबई, प्रोप्राइटरशिप फर्म। उन्होंने तो यह आर्गुमेंट किया था कि नेफ्रा को पीछे जाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि 2018 में एस्टेब्लिश हुई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो 2018 के पहले के तो एश्योरेंस ले ही नहीं सकती। हाई कोर्ट में गया मैटर, हाई कोर्ट के ऑर्डर आए और ये क्लियर हुआ कि ये दे कैन गो बैक टू previous period, even though they are formed and established in 2018. तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा और आपको लंबा नहीं करता हूं। मैंने कुछ चीजें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बारे में ये बताए, ये लैक्सेज बताए। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को हमेशा रखें, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो। ड्यू डिलीजेंस, स्टैंडर्ड 200 पूरे ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है कि ऑडिट ऐसे 200 बताता है, 230 डॉक्यूमेंटेशन बताता है, 240 फ्रॉड रिस्क के बारे में, 315। ये बिगिनिंग के जितने भी है ना, ये सारे स्टैंडर्ड बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं, पढ़ सकते हो। अंडरलाइन ईच एंड एवरी, मैं जैसा करता हूँ वो मेरे प्रोफेशनल असाइनमेंट में काम भी आते हैं। किसी भी तरह का ऑडिट एश्योरेंस में मैं देखता हूँ कि ये क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड। प्रैक्टिकल बनिए, बट अगर इस ढंग से अगर ऑर्डर आएंगे तो क्या करेंगे। फ्रेंड्स, खास तौर से रेवेन्यू ऑडिट, रेवेन्यू रिलेटेड पार्टी, पीसीसीआर, ये तो बहुत जरूरी है आई थिंक इस ऑर्डर को देखते हुए। ऑर्डर तो पर्टेन टू 2014, 15, 15, 16, 16, 17 और पास किया गया है 22 फरवरी 2024 को, और साइन किया है सचिव विदु सूद द्वारा, और चेयरपर्सन पे डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद पांडे। ऑर्डर के बारे में कहा गया है कि दिस ऑर्डर विल बी इफेक्टिव आफ्टर 30 डेज ऑफ इट्स इश्यू। बात ये नहीं है कि हम कहाँ भूल गए, हम सब लोग एक फैमिली लाइफ भी जीते हैं, एक पर्सनल लाइफ भी जीते हैं, एक सोशल लाइफ भी जीते हैं। जिम्मेदारियां बहुत है हमारे सिर पर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे कि मैं भी अबाउट 60, बहुत सारे कामों को हमें छोड़ना भी पड़ता है, बहुत सारे प्रोफेशनल असाइनमेंट को हमको गिव अप करना पड़ता है। मैंने भी किया, और specific to the particular assignment I am speaking nowadays, even though I am an experienced and professional in practice for just more than 3.5 decades. ये स्ट्रेटेजी जरूरी है, क्योंकि हमारी हेल्थ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, कहीं न कहीं वो भी बहुत जरूरी है। आप एक पर्टिकुलर एज के बाद जब आपको लगा कि सेटिस्फेक्शन हो गया, मेरा घर बार सब व्यवस्थित है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, आप कमाते जाओगे आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। रिसेंटली एक प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए कंपनी के डायरेक्टर का मेरे पास फोन आया, बल्कि वो डायरेक्टर नहीं थे, पहले से पहचान, सोशल सर्कल से बहुत टाइम से वो मुझे ऑब्जर्व करते थे। मुझे बोला, नौलखा जी क्या हाल है? मैंने कहा मस्ती में हूँ। बोला क्या करते हो आजकल? बोला मैं कोई भी स्ट्रेस का काम नहीं लेता। फैक्ट है ये भाई और बहनों, ये कोई मैं आपको सिर्फ आर्टिफिशियल बात नहीं बता रहा हूँ। मुझे वो कुछ चीज बताते उसके पहले मैंने उनको बोल दिया कि मैं कोई भी स्ट्रेस का काम नहीं लेता, कोई भी स्ट्रेस नहीं आने देता, बस अपनी मस्ती में जीता हूँ। उसके बाद वो पर्टिकुलर डायरेक्टर ने
जो कि मेरे सोशली सर्कल से नॉन भी थे और मुझे मेरी परफॉर्मेंस सोशली देख रहे थे कि ये आदमी कितना परफेक्ट है, कितना प्लान्ड है, अचीवर है, किसी काम को करने का एक तरीका है इसका। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, कोई स्ट्रेस का काम नहीं है, छोटा सा काम है, आपको ये करना है वो करना। तो फ्रेंड्स, मैंने वो काम फिर लिया हाथ में अनडाउटेडली। स्ट्रेस आया, कहीं 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 बीपी भी बढ़ गया, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि स्ट्रेस आने लगा, मैंने डायरेक्टर और मेरे सोशल फ्रेंड इंचार्ज को कन्वे कर दिया कि यस, मैं आपके काम के पीछे नहीं हूँ, मेरा अपना लाइफस्टाइल है, मेरा अपना प्रायोरिटी है, मेरी अपनी टर्म्स है। तो आप में से कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट 60 के अबव आ गए हैं और सोचते हैं कि अपने टर्म्स पे जीते हैं या नहीं जीते? मैं आज आपको बोलूं, 60 साल तक जितना कमाना है कमा लो, और कमा ही लेते हो आप, और नहीं कमाया तो भगवान की दी हुई हवा है अच्छी, खाओ, खेत खलियानों में जाओ, वन में जाओ, घूमो फिरो, अच्छा पानी पियो, विलेज में घूमो, हिल रिसोर्ट पे जाओ, सिंपल लिविंग। ज्यादा मोबाइल वोबाइल जरूरत है वहां यूज करो, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अफकोर्स निभाओ, बच्चे बेटियों की शादियां ब्याह करके निवृत्त हो जाओ, क्योंकि सांसों पर तो पल भर का भरोसा नहीं। अच्छे ढंग से आप चल रहे हैं, जी रहे हैं, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। अब कुछ ही देर बाद मैं भी अपनी रूटीन लाइफ को सेट करने के लिए तैयार हूँ फ्रेंड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे एंड तक सुने या नहीं सुने, मैंने मेरी बात कह दी, और मेरे यूट्यूब चैनल ये राम लक्ष्मण नौलखा पर ये बरसों तक देखी जाएगी। अपने टर्म्स पे जियो, अपने कंडीशन पे जियो। क्या सोच रहे हैं आप? इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस एंड इंडिपेंडेंस, ये सारी बातें ध्यान में रखें, और लाइफ में मस्ती के साथ जियो, मस्ती के साथ आनंद, चेहरे पे मुस्कान, कमजोरी नहीं, कमजोर नहीं, ताकतवर बनो, बजाओ चुटकी और रवाना हो जाओ किसी अच्छे गार्डन में। समय हो गया है 5:30। मैं हूँ सी राम लक्ष्मण नौलखा, मुंबई मीरा रोड से ये मैंने टेलीकास्ट आज या कल में आप इसका अपलोड देख पाएंगे। धन्यवाद। यीशु सुजाग्रति इस अगर इस वीडियो से अगर आप सीखें तो जरूर फीडबैक दें, सर्कुलेट करें। सब्सक्राइब करना मेरे यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा वो पर्पज भी नहीं है। बस आप कुछ एम्स इसके सीख गए, समझ गए और फॉलो कर लिए तो मुझे याद करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।